फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेमिना वही फटे पुराने कपड़े पहनकर ब्लेड के साथ कैरेज में जा रही होती है। फिर ब्लेड कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो। फिर जेमिना कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर ब्लेड कहता है तुम बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हो। फिर जेमिना कहती है वो बात ऐसा है, पर वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। और जेमिना ब्लेड को बार बार इसीलिए देख रही थी क्योंकि ब्लेड काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था और वो शर्माते हुए सोच रही होती है ब्लेड तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। और जेमिना को ऐसे हरकतें करता देख ब्लेड को कुछ समझ में नहीं आता। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें सचमुच अजीब लग रहा है, जबकि हम लोग तो सिर्फ 6 महीने ही अलग रहे हैं। पर जेमिना कुछ भी नहीं बोलती और उस कैरेज में खामोशी छा जाता है। फिर जेमिना अपना सिर ऊपर करके ब्लेड की तरफ देखने लगती है और वो उसे देखकर सोचने लगती है ये बिल्कुल किसी नोबल की तरह दिख रहा है। फिर जेमिना अपने तरफ देखती है, फिर वो अपने सामान को और भी जोर से पकड़ लेती है और यहाँ पर उसे ब्लेड के सामने काफी छोटा महसूस हो रहा होता है। फिर तभी ब्लेड उसके मुंह में कैरेमल को डाल देता है। फिर ब्लेड कहता है तुम बहुत समय से काफी परेशान दिख रही हो, इसे खाओ और अपने आप को थोड़ा शांत करो। फिर जेमिना उसे खाते हुए कहती है ये क्या है। फिर ब्लेड कहता है ये कैरेमल है, मुझे ये एक नाइट ने दिया था। फिर जेमिना कहती है तुम्हें इतना महंगा चीज कैसे मिल गई, कहीं तुमने इसे चुराया तो नहीं है। फिर ब्लेड कहता है तुम जो चाहो सोच सकती हो। फिर इसके बाद जेमिना स्माइल करने लगती है। फिर तभी वो अचानक से कांपने लगती है जिसे देखकर ब्लेड कहता है क्या तुम फिर से रोने वाली हो। फिर जेमिना अपने आंखों को ढकते हुए कहती है तुम बहुत ही देर से आए, और वो अपने सिर को दूसरे तरफ करके रोने लगती है जिसे देखकर ब्लेड भी परेशान हो जाता है, पर वो क्या ही कर सकता था। फिर उसके बाद वो खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है आज का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसी तरह से उन लोगों का सफर चल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है इस दुनिया में चाहे तुम कहीं भी पैदा हुए हो, हर कोई अपने दिल में एक तारा रखने के लायक होता है। हालांकि उस तारे को आसमान में छोड़ना एक अलग ही बात होती है। और गाइस ये वही ब्लैक स्मिथ होता है जिसने ब्लेड को शॉट दी थी। फिर वो आगे सोचने लगता है बिल्कुल मेरे जैसे दिखता है, कुछ भी हासिल किए बिना बेकार में मुरझा जाना। इन दिनों यहाँ पर भटकने वाले लोग भी यहाँ नहीं रुकते। फिर उसके बाद वो अपने जगह से खड़े होके बाहर चले जाता है और उसी जगह को देखने लगता है जहाँ ब्लेड का शॉट को टांगा करता था। उसे देखकर सोचने लगता है कि ब्लेड अभी क्या कर रहा होगा। वो लड़का सच में काफी तारीफ के लायक था, पर उस समय उसका सिचुएशन खराब था। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वो ठंड से मारा ना जाए। फिर वहाँ एक पर्सन आते हुए कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बंद कर रहे हो। फिर ओल्ड ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार कहता है हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, तुम कल आ जाना। फिर वो पर्सन कहता है मैं कल नहीं आ सकता, मैं कल काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मेरे पास आज का ही समय बचा है। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है छोटे बस्ती के लोग हमेशा ही बिजी रहते हैं। फिर वो पर्सन कहता है इस शॉट को रिपेयरिंग की जरूरत है, इस शॉट को आखिरी बार मरम्मत किए हुए काफी लंबा समय हो गया है। ये बात सुनकर ब्लैक स्मिथ हैरान हो जाता है और जो पर्सन इतने टाइम से बोल रहा था वो ब्लेड होता है। फिर ब्लेड कहता है दूसरे ब्लैक स्मिथ ने कहा कि वो इसे मरम्मत नहीं कर सकते और सिर्फ एकमात्र तुम ही हो जो इसे ठीक कर सकते हो। फिर ब्लैक स्मिथ ब्लेड को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम इस शॉट को रिपेयर नहीं कर सकते। फिर वो ओल्ड ब्लैक स्मिथ काफी खुश होते हुए कहता है मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो ब्लेड को अंदर ले जाने लगता है। फिर ब्लेड उसे अपना शॉट देता है और उस शॉट को देखकर ब्लैक स्मिथ कहता है ये काफी बढ़िया है, मैं ये देख सकता हूँ कि तुमने इसे काफी ज्यादा यूज किया है। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है आखिर इसके ऊपर इतना सारा स्क्रैच कहाँ से आया। फिर ब्लेड कहता है लास्ट विंटर के गॉब्लिन हंटिंग में। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है और ये बड़ा वाला। फिर ब्लेड कहता है डेरमर के हॉनर के डुअल में। और ये दूसरा वाला कुछ दिन पहले डेथ वॉर्म का सामना करने के वक्त जमीन पर घसीटने की वजह से। जिसकी बातें सुनकर ब्लैक स्मिथ काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है मॉन्स्टर हंटिंग, हॉनर के डुअल और यहाँ तक कि फॉरेन ड्रैगन के हंटिंग में भी। फिर वो ब्लेड की तरफ देखकर सोचने लगता है मुझे तुम पे बहुत गर्व है, तुम बिल्कुल मेरे अपोजिट हो। जहाँ मैं छोटी बस्ती में बर्बाद हो रहा हूँ, वहीं तुम अपनी पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हो।
फिर वो ब्लैक स्मिथ हंसते हुए कहते हैं, मैं ये सुनकर अपनी जिंदगी के ग्रेटेस्ट काम से ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्लैक स्मिथ का यहाँ पर ग्रेटेस्ट काम से मतलब था ब्लेड का स्वॉर्ड बनाना। फिर वो कहता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं इसे जल्दी रिपेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है इस भट्टी के साथ छोटी छोटी सांसें चल रही थी, जैसे मानो ये किसी भी पल बुझ जाएगी। पर इन छोटी छोटी सांसों के साथ बूढ़े आदमी का पैशन लंबे समय के बाद फिर से जाग उठा है और वो तारा जो अपनी रोशनी खो रहा था वो फिर से चमक उठा है। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हार्वेन शराब पीते हुए कहता है, रोजेस इस्माइल का जो लोन सर्टिफिकेट वन आर्म जैक के पास था, तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास है? फिर ब्लेड कहता है, हाँ, क्योंकि ये एक फेयर एक्सचेंज था। फिर हार्वेन कहता है, तो क्या तुम इस जगह को अपने हिसाब से चलाओगे? फिर ब्लेड कहता है, मैंने उसे मसीला को वापस दे दिया, वो अभी शुरू नहीं कर सकती लेकिन बाद में वो उसका सोल्यूशन निकाल लेगी। फिर हार्वेन कहता है, हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, आखिरकार वो जगह खून से लथपथ है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम फिर से इस्तुरमा वापस जाने वाले हो? फिर ब्लेड कहता है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहूंगा, जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ स्टैंड बाई पर हूँ। फिर हार्वेन कहता है, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर काफी अच्छा लगा, आखिरकार तुम एक वो आदमी हो जो एक नोबल फैमिली के ऑर्डर को फॉलो करता है। फिर ब्लेड कहता है, उन्होंने मुझे खाली समय में कुछ देखने के लिए भी कहा है। फिर हार्वेन कहता है, क्या देखने के लिए? फिर ब्लेड कहता है, जैक के छिपे हुए एसेट्स और वो चीजें जिसे हम वापस नहीं ला पाए, आखिरकार वो मनी बैग है जिसके हाथ हर जगह फैले हुए थे। फिर हार्वेन कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर ब्लेड कहता है, बिल्कुल, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये शराब फ्री में नहीं आई है, इसके अलावा मसीला दूसरे लड़कियों के तलाश में है। फिर हार्वेन कहता है, लेकिन वो सभी बिक चुकी होंगी। फिर ब्लेड कहता है, वे यहीं कहीं आस पास होंगे। फिर हार्वेन कहता है, सोने के सिक्के और लड़कियाँ, शायद ऐसा हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन हो। फिर ब्लेड कहता है, ये एक परेशानी की तरह लगता है, मैंने उनकी खोज की लेकिन मुझे उनका एक भी निशान नहीं मिला। फिर हार्वेन कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, वो उनमें से एक है, उसका नाम एना है, इसके अलावा भी कुछ और है। फिर हार्वेन कहता है, तुम सही हो, ये बहुत अजीब है, उनका कुछ न कुछ निशान पीछे तो रहना ही चाहिए था। फिर हार्वेन कहता है, जैक छोटी बस्ती में कई सारे धंधे करता था लेकिन ये डेफिनेटली उनसे बहुत अलग है, मैं भी इस पे ध्यान दूंगा, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन अभी कमजोर हो गया है इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर तभी पीछे से ओटार ब्लेड को आवाज देने लगता है। फिर ओटार कहता है, मैंने उस जगह को चेक किया, जैसे कि तुमने कहा था वो जगह सस्पिशियस है। फिर ब्लेड कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो अब उस जगह पर चलते हैं। फिर उसके बाद ब्लेड वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं चलता हूँ। फिर हार्वेन कहता है, अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। फिर वो हंसते हुए कहता है, वो अभी अभी तो वापिस आया है और वो आराम भी नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड ओटार के साथ आ गया था। फिर ब्लेड वहाँ के पर्सन को एक लिस्ट देता है, असल में ये उन लड़कियों का लिस्ट होता है जो अभी तक नहीं मिले थे। उस लिस्ट को देखकर वो बुचर कहता है, आखिर इन लोगों के बारे में क्या? फिर ब्लेड कहता है, मुझे लगा कि शायद आप इन लोगों को पहले भी देखा होगा। फिर वो बुच्चर कहता है, आखिर तुम बुच्चर शॉप में लोगों की तलाश क्यों कर रहे हो? हम यहाँ लोगों को नहीं बेचते। फिर ब्लेड कहता है, क्या ऐसी बात है? फिर वो बुच्चर कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ तो भी मुझे सुबह सुबह तुम्हारे जैसे बेवकूफ से निपटना पड़ता है, अगर तुम्हारा काम यहाँ हो गया है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो बुच्चर ब्लेड को इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। फिर ब्लेड कहता है, लेकिन क्या ये जगह पहले भी बुच्चर शॉप थी? मुझे नहीं लगता, इसे 6 महीने भी हुआ होगा। फिर वो बुच्चर कहता है, ये सवाल तुम ब्लैक बियर से पूछो, मुझे तो यहाँ की परमिशन मिल गई है। फिर ब्लेड सोचने लगता है, छोटे बस्ते के 5 बॉसेस में से एक स्वाइन बुच्चर जिसका नाम ब्लैक बियर भी है, ऐसे लगता है कि वो उसका नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। सच में ये कितना बड़ा बेवकूफ है। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है, मैं बाद में जाके उससे खुद पूछ लूंगा, लेकिन सच में ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने जो तुम्हें लिस्ट दिया है उसमें लोगों के नाम लिखे हैं। और इस बात को सुनकर वो बुच्चर भी कांपने लगता है। फिर ब्लेड आगे कहता है, अगर तुम छोटी बस्ती में किसी को लिस्ट देते हो तो वो सबसे पहले गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ना लिखना आसान नहीं है। ऐसा लगता है तुम ये नहीं जानते कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं बाहर के हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, तुम ह्यूमन मीट के जगह ह्यूमन को बेच रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? और ये बात सुनकर वो बुच्चर वहीं पे रुक जाता है। फिर उसके बाद वो अपने नाइफ से ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है, पर ब्लेड पीछे झुक के उस अटैक से बच जाता
है और वो थोड़ा पीछे चले जाता है। फिर वो बुच्चर गुस्से से कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? फिर ब्लेड कहता है, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कोऑपरेट करना होगा जिससे यहाँ थोड़ा भी खून खराबा नहीं होगा। फिर वो बुच्चर कहता है, तुम भाड़ में जाओ। फिर ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटी बस्ती के जैसे है। फिर ब्लेड कहता है, ओटार दरवाजे को बंद कर दो। फिर ब्लेड अपने डैगर को पकड़ के फाइटिंग स्टेंस में आते हुए कहता है, ये बुच्चर शॉप आज और अभी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड अपने डैगर को साफ कर रहा था। फिर ब्लेड कहता है, उसके जैसे कोई यहाँ कब आ गया? फिर उसके साथ ओटार जो खाना खा रहा होता है वो कहता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आजकल इतने सारे बाहरी लोग यहाँ आ गए हैं। जैक ने इस जगह का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा। फिर ब्लेड कहता है, क्या सच में उसने इतनी सारी परेशानी खड़ी कर रखी थी? फिर ओटार कहता है, जॉर्ज के मरने के बाद से वो बिल्कुल बदल गया था। फिर ब्लेड पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ वो अपने डैगर को उस बुच्चर के हाथों में गाड़ रखा था और वो बुच्चर कह रहा था, मैं तो सिर्फ मिडल मैन कलेक्टर हूँ, मतलब बीच का कलेक्ट करने वाला हूँ। जो लोग स्लेव मर्चेंट्स है वो लोग बाकी की जानकारी को जानते हैं। फिर ब्लेड सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग छोटी बस्ती के किसी कोने में बेशर्मी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। जब मैंने ये शुरू किया था तो मेरा इसके पीछे कोई खास मकसद नहीं था। आखिर किसने सोचा था कि इस मामले की जड़ें इतनी गहरी होगी? फिर ब्लेड कहता है, खैर हमें सच्चाई का पता चल गया है तो मुझे लगता है हमें यही करना चाहिए। फिर ओटार कहता है, शायद हायर अप्स अपने आप ही सारी बातें जान जाएंगे। फिर तभी एक बच्चा ब्रदर ब्लेड चिल्लाते हुए आता है और ये ओटार का भाई होता है जिसे आपने पहले एपिसोड में भी देखा होगा और इसी को बचाने के वजह से ओटार ने ब्लेड को जाने दिया था और इस बच्चे का नाम नेड है। और वो कहता है, मुझे पता चल गया कि आपने क्या कहा था, कुछ बच्चों ने इसे देखा था। फिर ब्लेड कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारे लिए। फिर ब्लेड नेड से पूछता है, बच्चों ने क्या देखा, बच्चों ने तुम्हें क्या कहा? फिर नेड कहता है, वो औरत जिसका नाम आना था, एक बच्चे ने उसे कैरेज पर चढ़ते हुए देखा था और उस कैरेज को उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। फिर ब्लेड सोचने लगता है, जैसे मैंने सोचा था, ऐसा लगता है कि उसे किसी और की जगह बेच दिया गया है। फिर नेड कहता है, लेकिन वहाँ एक चीज बहुत ही अजीब था। फिर ब्लेड कहता है, क्या अजीब था? फिर नेड कहता है, जिस बच्चे ने देखा उसने कहा कि जो भी औरत उस कैरेज के ऊपर चढ़ रही थी वो सभी प्रेग्नेंट थी। फिर ब्लेड हैरान हो तो ये पूछता है, क्या वो सभी प्रेग्नेंट थी? फिर नेड कहता है, हाँ, उन सभी का पेट बाहर निकला हुआ था। फिर ओटार कहता है, हाँ, ये बात तो बहुत ही अजीब है, आखिर क्यों कोई प्रेग्नेंट औरत को खरीदेगा जबकि वो किसी तरह का काम भी नहीं कर पाएगी? पर ब्लेड कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप रहता है। फिर ओटार कहता है, क्या बात है, क्या कुछ गड़बड़ है? फिर ब्लेड सोचने लगता है, ये पहले से ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि आना प्रेग्नेंट है, लेकिन क्या ऐसे लोग भी हैं जो प्रेग्नेंट औरतों को खरीदते और बेचते हैं? भले ही ये छोटी बस्ती है लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है? और वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ वो भूतिया औरत मेरा बच्चा बोले जा रही थी और वो उस भूतिया औरत को मारने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, कुछ पल के लिए वो उसके यादों को देख लिया था और उन बातों को याद करके ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगता है तो उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बुरा चीज सच होने वाला है। फिर ब्लेड दांत पीसते हुए गुस्से से सोचने लगता है, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, लेकिन तैयार रहने में भी कोई बुराई नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टेबल पर तरह तरह के खाने होते हैं और इन खानों को वार्डन खा रहा होता है। फिर वार्डन कहता है, क्या तुम्हें कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली? फिर ब्लेड कहता है, हाँ सर वार्डन, क्या तुम्हें थोड़ा आराम नहीं कर लेना चाहिए? फिर ब्लेड कहता है, आप ही ने तो मुझे जैक के धंधों के बारे में जानने के लिए कहा था। फिर वार्डन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जल्दी उसके बारे में कुछ ढूंढ लोगे। फिर वो थोड़ा परेशान हो तो कहता है, अगर तुम आराम नहीं करोगे तो मुझे आराम कैसे मिलेगा? मैंने अभी अभी तो डॉक्यूमेंट्स के काम को निपटाया है, क्या ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा सीरियस है कि तुम इसे 1 या 2 दिन के लिए भी नहीं टाल सकते? फिर ब्लेड कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं टाल सकता, ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस है। फिर वार्डन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, जरा ध्यान से सोचो, ऐसा लगता है कि कोई क्राइसिस आने वाला है। फिर ब्लेड कहता है, अगर ये आपके अथॉरिटी के बाहर है तो क्या मुझे मेयर के पास चले जाना चाहिए? फिर वार्डन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वार्डन खिड़की की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, मुझे ये छुट्टी मुश्किल से मिली है पर मैं ये छुट्टी काम करते हुए बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर हमें खिड़की के बाहर दिखाया जाता है जहाँ कई
सारी कैरेजेस आ रही होती है और उन कैरेजेस के ऊपर बैजेट हाउस होल्ड का झंडा लगा होता है और उन सभी के आगे होता है जैगर। फिर वुडन कहता है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो 2 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद कैरेज से जोसेफ बाहर निकलता है और उसके सामने मेयर होता है जो कहता है मिस्टर जोसेफ, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आप हमसे मिलने आए। पर जोसेफ उसे पूरा इग्नोर करके वुडन के पास चले जाता है और कहता है क्या आप ठीक हैं? फिर वुडन कहता है बिल्कुल मैं ठीक हूँ, पर आपको यहाँ आने में बहुत मुश्किल हुई होगी। फिर जोसेफ कहता है क्या इस बीच कुछ हुआ है? फिर वुडन कहता है बिल्कुल नहीं। फिर वो गौर से देखने लगता है, फिर वो ब्लेड की तरफ देखने लगता है और कहता है कुछ तो हुआ है। फिर वो आगे की तरफ चलते हुए कहता है चलो इस बारे में अंदर चल के बात करते हैं। फिर मेयर कहता है ये मेयर का ऑफिस है, प्लीज अंदर आइए। फिर जैगर आते हुए कहता है पहले मैं जाऊंगा। फिर वो मेयर जैगर को कहता है क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? आखिर तुम मिस्टर जोसेफ की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं मिस्टर जोसेफ को नुकसान पहुंचाने के लिए इस ऑफिस में कुछ रखा हूँ? फिर जैगर गुस्से से कहता है इस चीज का फैसला मैं लूंगा कि ऑफिस अंदर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज है या नहीं। फिर वो मेयर डरते हुए कहता है नहीं, अंदर कुछ भी अजीब चीज नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए इसे खुद चेक कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जोसेफ ब्लेड की तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर ब्लेड भी कहता है शुक्रिया सर जोसेफ। फिर जोसेफ कहता है ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? फिर ब्लेड कहता है मुझे लग रहा है मैं बिना वजह ही हंगामा कर रहा हूँ। फिर जोसेफ कहता है तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बेझिझक बताओ। फिर ब्लेड कहता है मुझे कुछ मदद की जरूरत थी, लेकिन ऐसा लगता है मेयर से पूछना ही बेहतर होगा। फिर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है उसे सिखाना वर्थ इट था, वो सही समय और सिचुएशन का पता लगाने में काफी कैपेबल है। आखिरकार हमारे फैमिली से जुड़े रहने के बावजूद भी उसे अथॉरिटी की गारंटी नहीं मिलती। फिर जोसेफ ब्लेड को कहता है तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। फिर जैगर कहता है सर जोसेफ सब ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। फिर जोसेफ कहता है मेयर आपको तो बहुत ही अच्छा ऑफिस मिला है। फिर जोसेफ खिड़की के पास जाते हुए कहता है यहाँ से सोआर का नजारा काफी अच्छा दिख रहा है। फिर मेयर कहता है हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से पूरा सोआर देख सकते हैं। फिर जोसेफ कहता है लेकिन एक बात है, इस कुर्सी को बदलने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर और भड़कीली लग रही है। फिर मेयर कहता है मेरे कुर्सी में क्या खराबी है? पर जब उसे बात समझ में आता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? फिर उसके बाद जोसेफ चुपचाप उस कुर्सी पे बैठ जाता है और कहता है बोलो, बिना किसी चिंता के जो चाहो वो कहो। और ऐसा देखकर तो ब्लेड हैरान हो जाता है, पर मेयर का तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गया होता है। फिर जोसेफ कहता है आगे बढ़ो और सोआर के नए मेयर से बिना किसी परवाह के जो चाहो कहो। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड कहता है मुझे इस स्मेल से चक्कर आ रहा है, इस जगह तक आना कभी आसान नहीं होता। फिर ब्लेड सोचने लगता है छोटी बस्ती की सबसे पुरानी और कॉम्प्लिकेटेड गली, ये छोटी बस्ती का सबसे खराब हिस्सा है जहाँ से खून और तरह तरह की बदबू आती है और वो जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ पर कुछ लोग होते हैं। फिर ब्लेड उन लोगों के बारे में सोचने लगता है और तो और उन लोगों की आंखों में जो नजरें हैं वो मौत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी रहे हैं। जैसे उम्मीद थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जैक भी इस जगह पर गड़बड़ी करने के बारे में नहीं सोच सकता था।